about okay यस गुड इवनिंग बच्चों। हाँ क्लास स्टार्ट हो गई है, थोड़ा सा टेक्निकल एरर था। नाउ इट्स स्टार्ट। चलिए यस, तो 12th के साथ फाउंडेशन, इन 12th प्लस फाउंडेशन और 11th प्लस फाउंडेशन हम यहाँ पे पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो सीए फाउंडेशन की अगर हम बात करते हैं, सीए फाउंडेशन के अंदर जो सबसे पहला लेवल है आपका फाउंडेशन लेवल, वहां पर आपके पास ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, राइट। सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो अकाउंटिंग, बिजनेस लॉस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, और अगला है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया कि अकाउंटिंग 11th-12th में आप पूरा पढ़ोगे, आपका फेवरेट सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं ऑप्ट करते हैं तो वो नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 2 सब्जेक्ट आपके लिए थोड़ा सा नॉन सब्जेक्ट होंगे, और एज बिजनेस लॉस एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ये दोनों आपके लिए थोड़े से नए सब्जेक्ट होंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड कहीं ना कहीं मैथ्स आपके लिए फेवरेबल है, मतलब 10th तक तो आप सब लोग पढ़ के आए हो। कुछ चैप्टर 10th लेवल पे एडिटिव रहेंगे, जैसे इक्वेशंस वगैरह हो गया। ठीक है, कुछ चैप्टर इसमें स्टैटिस्टिक्स के रहेंगे, जो भी आप इको में पढ़ते हो, जैसे मीन मीडियन मोड होता है, आपने इको में पढ़ा होगा। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसीज, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, कोरिलेशन, रिग्रेशन। तो मैथ्स के अंदर 3 मेजर पोर्शन होते हैं, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, और एक होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग, राइट, लॉजिकल रीजनिंग। और 4th सब्जेक्ट आता है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो कि आप एज इट इज 11th-12th में पढ़ते हो वो। कुछ लोग ऑप्ट करते हैं, नहीं करते हैं, तो ये थोड़ा सा नया उन लोगों के लिए भी हो सकता है। पेपर की बात करें बेटा, तो सारे के सारे पेपर जो होते हैं वो होते हैं 100 मार्क्स के। सारे पेपर होते हैं आपके 100 मार्क्स के। ठीक है, टाइमिंग 3 आवर फॉर अकाउंटिंग एंड 3 आवर फॉर बिजनेस लॉस, और एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए आपको 2-2 घंटों का टाइम मिलता है मेन एग्जाम में, जो आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स देते हो। यहाँ पे ये जो 2 पेपर है आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स, ये दोनों एमसीक्यू बेस्ड पेपर होते हैं। यानी आपके पास एक आंसर की फिलअप करने के लिए 4 ऑप्शन रहते हैं, जहां पर आपको राइट एक ब्लैक पेन से जो सर्कल रहता है वो फिल करना रहता है, जैसे आप एमसीक्यू फिल करते हो कई सी पेपर में आपने किए होंगे। तो ये पूरा का पूरा आपका 100 मार्क्स का जो पेपर होता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है, राइट। एंड सिमिलरली क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें तो वो भी एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है। मेन जो 2 पेपर है आपके पास जो 3-3 आवर के होते हैं, दैट इज अकाउंटिंग एंड लॉ, ये दोनों होते हैं क्या, डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव पेपर यानी जो 12th में आप अकाउंट में लिखकर पेपर दे रहे हो जिस तरीके से, वैसे ही आपको लिखकर पेपर देना है। टाइम होता है 3 आवर का। 3 घंटे के अंदर आपको पूरा 100 मार्क्स का पेपर दिया जाता है, और पूरा पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर नहीं होता है। पासिंग मार्क्स की बात करें तो बस 40 मार्क्स आपको पास करवा देते हैं 100 में से। अगर आप 40 मार्क्स लेके आते हो तो आप सब्जेक्ट में पास हो, चाहे वो अकाउंट हो, लॉ हो, एप्टीट्यूड हो या इकोनॉमिक्स हो। बट अगर सीए फाउंडेशन पास करना है तो मिनिमम 200 मार्क्स चाहिए। आप बोलो मैं चारों में 40-40 या 41-41 लेके आ जाऊं तो मैं पास हो जाऊंगा, नहीं, आप पास नहीं होंगे। आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो 200 होते हैं, वो स्कोर करना है। आप चाहे आप जो जैसे आप इन चारों का सम देखोगे तो 160 होता है। इन चारों का सम कितना हो रहा है, अगर चारों में 40-40 हो तो 160। आप बोले मेरा अकाउंट बहुत अच्छा हो तो मैं अकाउंट में 80 मार्क्स लेके आ जाऊं, बाकी 3 में 40-40 लेके आ जाऊं, यस, तो आप पास। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स मिनिमम 200 है, ओवरऑल मार्क्स आपको 200 प्लस लाना है तब पास होते हैं। अदरवाइज अगर किसी एक सब्जेक्ट में भी 39 हो और किसी एक में 90 आ जाएंगे तो भी नॉट क्वालिफाइड होता है। किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपके 39 मार्क्स भी है और किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपके 90 मार्क्स भी आ रहे हैं, देन नॉट क्वालिफाइड। यहां तक की बात क्लियर है बेटा?
यानी हमारा मिनिमम क्राइटेरिया अराउंड में बोल सकता हूं कि आपको 50-50 चारों में मिनिमम मार्क्स लाना है। ठीक है, एक में अगर किसी में 60 आ जाए तो दूसरे में आप 40 लेके आएंगे। अगर कोई टफ सब्जेक्ट आपको ऐसा लगे तो उस केस में वो उससे बैलेंस हो जाएगा, बट मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए 200, राइट, फॉर सीए फाउंडेशन क्लियर करने की। क्लियर है यहां तक की बात? अब क्या होता है देखो बेटा, ठीक है, मिनिमम कंडीशन। सबसे पहले अगर मान लो आप 2 साल तक अकाउंट पढ़ते हो, अकाउंट आपका अच्छा सब्जेक्ट है, तो आप मान लेते हो कि मेरे को अकाउंट में 60 मार्क्स लेके आ गया। अब लॉ तो बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, किसी बच्चे को ऐसा लगता है ये टफ है, मान लो लॉ में वो 40 मार्क्स लेके आ गया। ठीक है, मैथ्स तो मेरे लिए कुछ नया ही था, इतने में यहाँ पे लेके आ गया। और इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो एक तो एमसीक्यू बेस्ड है, प्लस आपका 2 ईयर तक पढ़ा हुआ है, तो आप सपोज करो यहाँ पे 65 मार्क्स लेके आ गए। कितने मार्क्स बन रहे हैं टोटल? 210। तो क्या आप क्वालिफाई हो जाओगे? राइट, यस, यू आर क्वालिफाइड। बट बाय चांस किसी सब्जेक्ट में इसकी जगह अगर 39 आ जाएंगे, ठीक है, अभी भी मार्क्स आपके कितने हैं? 209, 200 के ऊपर तो है, बट उसका जो मिनिमम क्राइटेरिया है पासिंग मार्क्स का बिजनेस लॉ का, वो आपने क्लियर नहीं किया है, इसलिए फिर जो ओवरऑल फाउंडेशन है वो क्लियर नहीं होता है। यानी सिंपल कंडीशन है कि आपको ओवरऑल मार्क्स 200 प्लस लाना है एंड ईच सब्जेक्ट में 40 प्लस मार्क्स चाहिए। अब भैया स्कोरिंग की बात करते हैं कि हम कैसे स्कोर करें। फिर तो हमारी पहली कंडीशन होनी चाहिए कि हम सब सब्जेक्ट को इक्वल पढ़ेंगे। सब सब्जेक्ट को इक्वल पढ़ने का मतलब इतना तो हमको पढ़ना है कि एटलीस्ट मैं 50-50 सब में लेके आऊं, राइट, ताकि मिनिमम क्राइटेरिया जो है आपका 200 मार्क्स का वो कंप्लीट हो जाए। इसके बाद जब हम कवर करते हैं तो फिर मैं ट्राई करता हूं 20-20 में सब में लेके आऊं। इसके बाद अब मेरा अकाउंट बहुत अच्छा है, मेरा इको बहुत अच्छा है, तो मैं यहाँ पे 25 और करता हूं। मेरा इको बहुत अच्छा है, मैं यहाँ पे 25 और ट्राई करता हूं। मेरा मैथ अच्छा है, मैं यहाँ पे 25 और ट्राई करता हूं। यानी आपको अपना स्कोर बूस्टअप करना है, तो उसके लिए आपको 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट है उनको क्लियर करके, वो सब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है किस तरीके से आप ये सारी चीजें क्लियर करते हो। क्लियर होगी बेटा बात यहाँ तक की? तो ये तो हमने बात करी कि बेयर मिनिमम कंडीशन कि आप पास होने के लिए मिनिमम 39 चाहिए, अदरवाइज आप अकाउंट में 90 भी लेके आ जाओगे। अगर यहाँ पे 39 या यहाँ पे 39 है तो भी वो 90 फिर आपके लिए वेस्ट है, राइट। तो हमें पासिंग कंडीशन क्लियर हो गई सबको। सीए फाउंडेशन में पास होने के लिए जो मिनिमम कंडीशन मार्क्स है वो है 40 इन ईच सब्जेक्ट एंड ओवरऑल 4 सब्जेक्ट के अंदर आपको 200 मार्क्स लाना है। ठीक है, ये सारी बातें तो हुई हमने करी सब्जेक्ट की एंड रिलेटेड टू सीए। अब हम बात करते हैं विद्योदय को आपको क्या क्या मिलने वाला है, हम यहाँ पे आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या आपके लिए सुविधाएं होगी, क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ से आपको बुकलेट मिलेगी, टोटल 10 बुकलेट होगी आपके पास, ठीक है, जिसके अंदर सारा मटेरियल होगा। सारा मटेरियल मतलब आप आईसीआई पर रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहां से आपको कुछ बुक्स मिलती है जिसे कहते हैं मॉड्यूल, राइट। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन होता है, जो एग्जाम करवाता है, आप वहां पे जब रजिस्ट्रेशन करते हो फर्स्ट टाइम फाउंडेशन के लिए, तो वो आपको बुक डिलीवर करते हैं पढ़ने के लिए। तो वो बुक सारी की सारी आपको मिलती है जिसे मॉड्यूल कहते हैं। एमटीपी, ठीक है, रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, ये 2 चीजें आपको मिलती है, और पास्ट ईयर क्वेश्चन, राइट, आरटीपी, एमटीपी एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन। हमारे पास जो 10 बुकलेट रहेगी आपके पास जो मिलेगी, इन 10 बुकलेट्स के अंदर आपको ये सारी चीजें कवर्ड रहेगी।
इन 10 बुकलेट्स के अंदर 10 मतलब जैसे एप्टीट्यूड की 2 है, लॉ की 3, अकाउंट की 3, इस तरीके से टोटल 10 बुकलेट्स आपको मिलने वाली है, राइट। तो उनके अंदर ये सारी चीजें आपकी कवर रहेगी, यानी मॉड्यूल कवर रहेगा, आरटीपीस यानी रिवीजन टेस्ट पेपर, एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर और पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, ये सारे आपको कवर रहेंगे। आपको इनके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हेलो हेलो, आ रही वही सारी। चलो सेकेंड हम बात करें तो हमारी सारी बुक्स जो है वो क्यूआर इनेबल होती है। क्यूआर इनेबल बुक का मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लाइक दैट। ये हमारी, क्योंकि मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो ये हमारी मैथ्स की बुक है, ठीक है। इस तरीके से हर क्वेश्चन के आगे देखो, आप इस चैप्टर के अंदर आपको 151 क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग जनवरी 26 पेपर। जनवरी 26 के भी पेपर हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ है, सारे क्वेश्चन इन्हें, और सारे के सारे क्वेश्चन कैसे हैं, क्यूआर इनेबल, क्योंकि ये आपके डाउट सॉल्विंग के लिए है। आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, जब भी पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप आधी रात को करो, दिन में करो, जब भी करो, इंस्टेंटली आपको डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप इसको स्कैन करोगे, मैं आके आपका वीडियो में सॉल्यूशन करके चला जाऊंगा। और ये नॉट ओनली सिंगल क्वेश्चन, इस बुकलेट में टोटल 2000 प्लस क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन के क्यूआर सॉल्यूशन है आपके पास। आप जब भी पढ़ो, 1 सेकंड लगेगा आपको क्यूआर स्कैन करने में, एंड आपको इंस्टेंट उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और नॉट ओनली एप्टीट्यूड, सारी बुक्स के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है फॉर इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग। आप जब भी पढ़ो, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो अकाउंट की बुक हो, चाहे इको की बुक हो, चाहे एप्टीट्यूड हो, सारी बुक्स के अंदर आपको क्यूआर इनेबल डाउट सॉल्विंग है। आप जब बैठे हो, जब पढ़ रहे हो, जिस क्वेश्चन में डाउट आए, आप वहां से स्कैन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आपको सबका। दूसरी बात, इसके अलावा और क्या फैसिलिटी है हमारे पास डाउट्स की, तो सपोज आपने यहाँ पे स्कैन किया, नहीं समझ में आया, हमारा एक डाउट ग्रुप भी रहेगा, जहां पर आप अपना डाउट पोस्ट कर दो, फोटो डाल के, फोटो क्लिक करके डाल दो। जो भी अवेलेबल टीचर रहेगा, नेक्स्ट 12 to 24 आवर के अंदर आपका वो डाउट क्लियर कर देगा। क्लियर है? दूसरी बात, तो ये डाउट की फैसिलिटी होती है आपके पास। और तीसरी फैसिलिटी की, आपको जब भी डाउट हो, आप एनी टाइम टीचर को मैसेज कर सकते हो, जब उनके पास टाइम रहेगा तो वो आपको रिप्लाई कर देंगे डाउट का। वहां तक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन क्यूआर इनेबल होते हैं, तो आप इंस्टेंटली क्यूआर सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली जाके, ठीक है। फोर्थ प्रोसेस या फोर्थ मेथड की बात करूं मैं, तो यहाँ पर आपको जूम सेशन वगैरह पे भी डाउट फैसिलिटी मिलती है, कि एक आपको टाइमिंग मिलेगी कि इस टाइमिंग के अंदर जूम सेशन रहेगा आपका, तो आप वहां पर आके भी डाउट क्लियर कर सकते हो अपने। तो ये सारी डाउट की आपकी फैसिलिटी है कि आप जब भी पढ़ो, एनी टाइम आपके सारे के सारे डाउट जो है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। इसके बाद अभी एक मैम आई थी आपके पास, राइट, आपकी गार्जियन मैम, गार्जियन सपोर्ट सिस्टम। क्या है गार्जियन सपोर्ट सिस्टम? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप इंस्टेंटली अपने गार्जियन को आप मैसेज डालिए, आपको विद इन 48 आवर उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी। ऐसी नहीं चल रहा है, मैसेज डाल दो। समझ गए बात को? तो गार्जियन हर काम के लिए आपके लिए है कि आपकी सुनने वाला,
समझ गए बात? आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप उनको कांटेक्ट करो, वो आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगी। इंस्टेंट नहीं मिला तो मैंने आपको टाइमिंग बोला है, उतने टाइम के अंदर आपका डाउट जो है वो, जो भी डाउट मीन्स जो भी प्रॉब्लम होगी वो सारी क्लियर हो जाएगी। तो आपकी सुनने वाला कौन है? वैसे तो हम हैं सारे, पर आपके स्पेशली क्योंकि आप डायरेक्टली मेरे से या सर से बार बार कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते हो, तो आप अपनी सारी प्रॉब्लम गार्जियन मैम को बता सकते हैं, वो आपको समस्या का समाधान करवाएंगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रहेगी उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये गार्जियन सपोर्ट सिस्टम है, आप एनी टाइम मैसेज कर सकते हैं उनको, तो वो आपको जैसा भी अकॉर्डिंगली उसका सॉल्यूशन होगा वो प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, यहां तक की बात बेटा? ठीक है, ये सारी बातें हुई। तो ये दो चीजें मेनली है आपके पास की, डाउट फैसिलिटीज एंड गार्जियन सिस्टम। बाकी जब हम सिलेबस कवर कर लेंगे पूरा का पूरा, सिलेबस कवर करने के बाद आपका पूरा रिवीजन सेशन होगा। जैसे कि आपको पता है फरवरी और मार्च में एग्जाम्स रहते हैं 11th-12th के, हम जनवरी में मिड जनवरी तक या जनवरी एंड तक हमारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे पूरा का पूरा, एंड देन आपका अप्रैल के अंदर पूरा का पूरा रिवीजन होगा। ठीक है, और कोर्स प्लान पूरा होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपका कोर्स पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। पूरा जो अपना सीए फाउंडेशन का कोर्स है वो यहाँ पे आपको कंप्लीट मिलेगा, एंड देन जो भी आपके रिवीजन क्लास होगी वो अप्रैल के अंदर, पूरा अप्रैल आपको फुल रिवीजन मिलेगा, क्योंकि अप्रैल में आपके पास स्कूलिंग का लोड नहीं रहेगा। फिर आप 12th ऑलरेडी एग्जाम दे चुके होंगे, तो आपको उस समय केवल फाउंडेशन का करना रहता है, तो उस समय फुल अप्रैल पूरा मंथ आपका रिवीजन होगा कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट का। राइट, यहां तक की बात है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे आपको। 4 सब्जेक्ट की मैंने बात करी, तो मेरा नाम दीपक दफ्तरा है और मैं आप लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाने वाला हूं, जो पेपर नंबर 3 होगा आपका। बाकी सब्जेक्ट के लिए दूसरी फैकल्टीज है जो आपको 1 by 1 आके सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। निखिल शुक्ला सर है, अकाउंट पढ़ाएंगे। निखिल शर्मा सर है जो आपका लॉ लेंगे, और जय सर है जो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले। राइट, अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर क्या क्या है, तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा सिलेबस से रूबरू करवा देता हूं। क्या पढ़ना है भैया, क्या क्या पढ़ना है, कौन सा आसान चैप्टर है, कौन सा टफ चैप्टर है ना, ये सारी बातें हम समझ लेते हैं। ये कुछ चैप्टर मैंने लिखे हैं, कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या बेटा नाम देख के? कुछ भी नहीं सुना सुना लग रहा है सर। यार बच्चों, चलो बात करते हैं। देखो, हमारा जो पूरा पेपर होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। नंबर आपको दिख रहे हैं, तो मैथ्स के टोटल 40 मार्क्स होते हैं, स्टैट्स के 40 मार्क्स होते हैं, और लॉजिकल रीजनिंग होता है आपका 20 मार्क्स का। ये मिलाकर हमारा क्यूए का पोर्शन कंप्लीट होता है, क्यूए का पेपर कंप्लीट करते हैं। अब मैं सबसे आसान बात बोलूं, आपका सबसे बड़ा डाउट कुछ लोगों का रहता है, सर वी आर नॉन मैथ स्टूडेंट, मेरे को तो मैथ आती नहीं है, ठीक है, मेरे लिए तो बहुत टफ होगा। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहली बात मैं करता हूं लॉजिकल रीजनिंग से। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब, मैंने बोला कि मैं यहां से 10 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, वहां से राइट टर्न लिया, 20 मीटर गया, देन राइट टर्न लेके 30 मीटर गया, इन विच डायरेक्शन आई एम मूविंग या आई एम गोइंग नाउ। नॉर्मल क्वेश्चन पूछा, क्या बोला मैंने? मैं 10 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, देन राइट टर्न लेके 10 मीटर गया, देन राइट टर्न लेके 10 मीटर और चला गया। इस चीज के अंदर मैथ्स और नॉन मैथ्स का कोई लॉजिक है क्या? यस बेटा, 12th के साथ ही सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। बोलो, मैथ्स नॉन मैथ्स स्टूडेंट का कोई लॉजिक है क्या? नहीं है। तो ये जो पहला चैप्टर यहां पे है, देखो डायरेक्शंस, ये वही है। ब्लड रिलेशन, मेरी मम्मी के पोते का पिताजी कौन है? बोलो, मैं खुद हूं। ये आता है ब्लड रिलेशन के अंदर। अच्छा होता है हिंदी में बोलते हैं तो, क्योंकि हम सारे रिलेशन जानते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगता है।
कैसे? शी इज पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ सन ऑफ डॉटर ऑफ माई। ठीक है, तो ये चीजें ब्लड रिलेशन के अंदर आती है। अगेन मैस नॉन मैस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा चैप्टर, नंबर सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग। अगर आपको अल्फाबेट्स आते हैं, नंबर सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग आपने कहीं देखा होगा या अप्लाइड मैथ्स पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो जैसे कि कुछ लिखते हैं कि मैंने गो, जीओ गो इज इक्वल टू 22 लिखा है, बताओ शी इक्वल टू कितना होगा? कोड करना, मूवीज में आपने देखा होगा कोडिंग भाषा में कुछ रिप्लाई किया जाता है, तो इसको ये कहते हैं, इसको क्या कहा जाएगा? अगेन कोई मैथ्स नॉन मैथ्स वाला लॉजिक नहीं है। एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ये 6 लोग एक लाइन में बैठे हुए हैं, ए बी के लेफ्ट में है, बी सी के राइट में है, सी उधर बैठा है, डी एंड कॉर्नर पे बैठा है, बताओ बीच में कौन बैठा है? इस टाइप के आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट आपका 4th चैप्टर होता है। तो ये 20 मार्क्स प्योरली मैथ्स नॉन मैथ्स से इफेक्ट वाला कोई फर्क यहां पे नहीं है। ठीक है, कॉमन सेंस बेस्ड चैप्टर होते हैं, बस आपको अपना कॉमन सेंस यहां पे लगाना है। तो ये 20 मार्क्स हर किसी को आराम से मिल जाते हैं, एटलीस्ट 18-19 मार्क्स आपको यहां पे आराम से स्कोरिंग हो जाते हैं। आई बात समझ में इतनी? दूसरी बात करते हैं स्टेट्स की, क्योंकि सर मैथ्स तो हमें टफ लगता है ना। स्टेट्स थोड़ा थोड़ा इको में हमने पढ़ा है, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, सीटीएमओडी हाईएस्ट मार्क्स का चैप्टर है, 14 मार्क्स। सीटीएमओडी सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन, सुना है? सुना होगा। अच्छा, मीन मीडियन मोड सुना है? सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है बेटा मीन मीडियन एंड मोड, ये वही चैप्टर है सेंट्रल टेंडेंसी जो आपको करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, इकोनॉमिक्स के अंदर सारी चीजें है आपके पास, है ना। तो ये वही चैप्टर हमको करना है, यहाँ पे सेम चैप्टर है। और अच्छी बात ये होती है कि वो जो बड़े बड़े फॉर्मूले आपको माइंड में आ रहे होंगे उनके लिए हमारे पास कैलकुलेटर होता है। यहाँ हमें विदाउट कैलकुलेटर नहीं करना है, हम अप्लाई करेंगे कैलकुलेटर। उसके लिए हम सीखेंगे कैलकुलेटर ट्रिक्स को। बहुत सारी कैलकुलेटर चलाने की ट्रिक्स है जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गई सीटीएमओडी की बात। प्रोबेबिलिटी पढ़ा है क्या? सुना तो होगा, राइट? कॉइन वाले, कार्ड्स वाले, डाइस वाले। ठीक है, तो बहुत सारी कंडीशंस में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। वो है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी का ही अपर वर्जन है, यानी प्रोबेबिलिटी का ही एक पार्ट होता है। एंड कोरिलेशन रिग्रेशन, कोरिलेशन रिग्रेशन भी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। एक होता है इंडेक्स नंबर, ये भी सेम कुछ पार्ट है उसका, आपको अप्लाइड मैथ्स के अंदर मिला होगा। इंडेक्स रिलेटेड होते हैं, जो निफ्टी वगैरह का इंडेक्स है वो कैसे बनते हैं, उसके क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं, वो सारी बातें यहाँ पे मिलती है। एंड आजकल जो आईसीआई का पिछले 2-3 अटेम्प्ट से फेवरेट चैप्टर बना हुआ है वो है ये एसडीडी एंड सैंपलिंग, पूरे स्टैटिस्टिक्स का सबसे इजी चैप्टर सैंपलिंग। एसडीडी इज स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, डेटा के बारे में आपको बताना है, डेटा कलेक्शंस की मेथड्स क्या क्या होती है, कितने टाइप्स के डेटा होते हैं, कितने फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारी चीजें। बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर है, 100% थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल इसमें बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई आपकी स्टेट्स की। ओवरऑल आपको आते हैं 40 मार्क्स यहां से। पेपर फिक्स है, इन चैप्टर्स के अंदर 1-2 मार्क्स कम ज्यादा हो जाते हैं, बट ये 40 मार्क्स फिक्स होते हैं और ये 20 मार्क्स फिक्स होते हैं। ज्यादा अप डाउन नहीं होता है, बट हाँ 1-2 क्वेश्चन अप डाउन कभी कभी हो जाता है कि एक आध, जैसे मैंने बोला कि इस बार 9 क्वेश्चन यहां से पूछ लिए थे, सीटीएमओडी में 1-2 क्वेश्चन कम कर दिए थे। मैथ्स की बात करते हैं, इक्वेशंस और लीनियर इक्वालिटी। 11th वाले बच्चे हैं अगर, तो 10th में अभी आपने इक्वेशंस पढ़ा होगा, 9-10th में प्योरली वही चैप्टर है। 12th वालों ने भी पढ़ा ही है 10th में, राइट? 10th कूद के तो आए नहीं हो, राइट? तो इक्वेशन वही चैप्टर है। और लीनियर इनइक्वालिटीज भी आपने पढ़ा है, जहां पर लेस देन ग्रेटर देन का कंपैरिजन करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका होता है ये मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस।
सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी। अगर आपने अप्लाइड मैथ्स पढ़ा है तो आपको पता है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, बता मैं रहा हूं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी बेस्ड क्वेश्चन इसमें होते हैं। एन्युटी क्या है तो समझने के लिए अभी बस आप इतना समझो, डेट इज इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन। जैसे आप कोई लोन लेते हो, कोई भी पर्सन होम लोन, पर्सनल लोन, कोई भी लोन लेता है तो इंस्टॉलमेंट बनती है, कुछ इंटरेस्ट होता है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे हम करते हैं। या मुझे आज से 5 ईयर के बाद एक कार खरीदनी है या एक घर खरीदना है, तो मैं एवरी ईयर कितना अमाउंट अलग रखूं या सेव करूं कि आफ्टर 5 ईयर मेरे पास 5 लाख रुपीस एक्यूमुलेट हो जाए। तो इस तरीके से वो एन्युटी की काउंटिंग करना, वो इंस्टॉलमेंट की काउंटिंग करना इसके अंदर आता है। और ये हाईएस्ट मार्क्स का चैप्टर होता है पूरी मैथ्स के अंदर और इवन पूरे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के अंदर। 14 मार्क्स अकेला चैप्टर है जो 14 मार्क्स का आपको यहाँ पे मिलता है। सीक्वेंस एंड सीरीज, एपीजीपी ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो वाला ये चैप्टर है, ये भी 5 मार्क्स का चैप्टर होता है। पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 3 लोगों को मुझे 2 सीट पर बिठाना है, मैं कितने तरीकों से बिठा सकता हूं। अब 3 लोग हो, 3 लोगों के लिए मेरे पास 2 ही सीट अवेलेबल है, तो मैं कितने तरीकों से बिठा सकता हूं। सिलेक्शन करना प्लस अरेंजमेंट करना। मुझे 3 लोगों में से 2 ही लोगों को सिलेक्ट करना है, मुझे 3 लोगों में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो कितने तरीकों से मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। तो सिलेक्शन करना एंड अरेंजमेंट करना, ये 2 चीजें यहां पे आती है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के अंदर। सेट फंक्शन एंड रिलेशन, एसएफआर, एक और चैप्टर है आपके पास, सेट फंक्शन एंड रिलेशन। यहां पे बात करते हैं आरपीआईएल, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लोगेरिथम। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पढ़ा होगा कुछ, इंडाइसेस पावर बेस्ड क्वेश्चन एंड लोगेरिथम बेस्ड क्वेश्चन इसमें होते हैं। और 3 to 4 मार्क्स का एक चैप्टर और होता है, दैट इज डीसीआईसी, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रेशन कैलकुलस। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के अंदर आते हैं। तो ये पूरा आपका 40 मार्क्स का सिलेबस होता है। तो 40 + 40 + 20, राइट। कंप्लीट आपके 100 मार्क्स होते हैं। पासिंग मार्क्स मैंने आपको जैसा कि बताया कितने होते हैं, 40। बट क्यूए थोड़ा सा इजी वे में हम पढ़ेंगे, राइट। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो अगर आप प्रॉपर क्लासेस अटेंड करते हो तो ये सब्जेक्ट बहुत इजी हो जाता है, यानी ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत स्कोरिंग हो जाता है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो हमको वही करना है, स्कोर करना है इसके अंदर, क्योंकि जैसे मैंने आपको सिलेबस बताया बच्चों, तो ये 20 मार्क्स आप 20 आउट ऑफ 20 हर कोई लेके इजीली आ सकता है। इसमें कुछ भी टिपिकल जैसा नहीं है, ना कोई कैलकुलेटर चलाना है। बड़े आराम से आप, बहुत कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, हम समझेंगे उनमें भी ट्रिक से कैसे उनको किया जाता है। तो ये सारी चीजें हमको कंप्लीट करना है। अब बिफोर स्टार्टिंग हमें चाहिए ये कैलकुलेटर, कैशियो MJ12D। ये कैलकुलेटर आप सबके पास होना चाहिए क्लास स्टार्ट करने के पहले, क्योंकि हम पहली चीज जो सीखने वाले हैं वो सीखेंगे हम कैलकुलेटर ट्रिक। क्योंकि कैलकुलेटर हमें पूरी मैथ्स के अंदर यूज करना है, तो यूज करने के लिए उसको चलाते तो आना चाहिए आपको, राइट। अभी तक आप अकाउंट में यूज कर रहे होंगे मे बी प्लस माइनस करने के लिए, बट अकाउंट में तो अलाउ होता नहीं है, स्कूल एग्जाम में तो अलाउ नहीं होता है, राइट। तो वहां भी आप थोड़ा बहुत नॉर्मली ही कर रहे होंगे, बट हमें यहाँ पे फुल एप्लीकेबल है, मतलब पूरी तरीके से हम कैलकुलेटर अलाउ कर सकते हैं हर कैलकुलेशन के लिए। तो हमें ये कैलकुलेटर लेके आना है, क्लियर है। नाम कैशियो MJ12D। यही क्यों बोल रहा हूं कि ये थोड़ा सा इफिशियंट है, एरर इसके अंदर कम आते हैं। आपके पास कोई दूसरा कैलकुलेटर ऑलरेडी है तो 2-3 चीजें उसके अंदर आपको नोटिस करना है कि ये होनी चाहिए। सबसे पहले उसके अंदर GT का बटन होना चाहिए, ग्रैंड टोटल, +/- वाला बटन होना चाहिए। ये कहाँ काम आते हैं ये सब हम सीखेंगे कैलकुलेटर में, कि कब +/- यूज होगा या कब GT यूज होगा। एंड देन
M प्लस, M माइनस और MRC, ये 3 बटन होने चाहिए, तो वो कैलकुलेटर आपको चल जाएगा। कोई सा भी कैलकुलेटर चल सकता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। साइंटिफिक आपसे चलेगा भी नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। साइंटिफिक जो इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं वहां पर आता है कैलकुलेटर, बहुत सारे बटन उसमें होते हैं, तो उसकी हमको जरूरत नहीं है। तो हमें एक सिंपल कैलकुलेटर लेके आना है, कैशियो MJ12D। ये इफिशिएंट अच्छा है, एरर कम आते हैं इसके अंदर, इसलिए मैं ये कैलकुलेटर आपको बता रहा हूं। बाकी फिर से वही बात, आपके पास कोई और अवेलेबल है तो ये 2-3 बटन्स आपको उसके अंदर स्पेशली देखना है कि ये हो तो ही लेके आना है, क्योंकि हमको ये सारी चीजें यूज करनी है। डन यहां तक की बात। अब सारी चीजों में सपोर्ट मैं करूंगा, आपसे क्या चाहिए, आपसे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए बताओ। कंसिस्टेंसी पहली चीज, दूसरी चीज क्लास मिस नहीं करना है, राइट, और तीसरी चीज 20 तक टेबल याद करना है। टेबल याद करने का मतलब है बच्चों, देखो आपको थोड़ी सी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। उन बेसिक चीजों में क्या है, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए एटलीस्ट 20 तक। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जानते हो, है ना, सेम नंबर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना, राइट। कितना होता है 15 का स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से आपको एटलीस्ट 20 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। दूसरी चीज, आपको क्यूब याद होने चाहिए 10 तक। क्यूब कहां तक याद होने चाहिए, 10 तक। ये दो चीजों की आपको बहुत बार जरूरत पड़ने वाली है, तो हमको ये दो चीजें यहां पे चाहिए। क्या क्या चाहिए, एटलीस्ट 20 तक आप क्या याद कर लो, स्क्वायर याद करो, एंड क्यूब याद कर लो 10 तक। क्योंकि देखो कैलकुलेटर चलेगा, पर कैलकुलेटर से भी फास्ट अगर कुछ कर सकते हो तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अल्टीमेटली 2 घंटे के अंदर आपको कितने 100 क्वेश्चंस करना होते हैं, 2 आवर का टाइम होता है और क्वेश्चंस होते हैं 100। तो पूरा गेम आप कैसे टाइम मैनेज करते हो उस पर आता है। और टाइम मैनेज करने के लिए जितनी चीजें माइंड में ऑलरेडी सेट रहेगी, तो वो कैलकुलेटर से तो कम ही टाइम लेगा आपका माइंड उसको रिकवर करने के लिए। से 12 का स्क्वायर चाहिए, एक बच्चे को याद है, एक बच्चा कैलकुलेटर पे निकाल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल होगी। तो स्क्वायर 20 तक, क्यूब 10 तक, ठीक है। और स्क्वायर की जगह हम कुछ नंबर्स के लिए पावर भी हम जैसे कहते हैं, पावर 2। पावर 2 क्या, जैसे मैंने कहा स्क्वायर पावर 2, स्क्वायर को ही पावर 2 कहोगे। एंड क्यूब जो होता है, जैसे 6 का क्यूब पावर 3। देखो बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, हम कैलकुलेटर पे सारी चीजें कर लेंगे, है ना। मैं कैलकुलेटर चलाना सबको सिखाऊंगा, पूरा पूरा हम पहले 4 दिन कैलकुलेटर चलाना ही सीखेंगे। हर लेवल के क्वेश्चन हम कैलकुलेटर से करेंगे, राइट। सो बट उसको सीखने के भी पहले एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो आपको रहेगी कि आपको ये बेसिक बेसिक चीजें याद होनी चाहिए। और आई होप 10th तक टेबल तो आप सब लोगों को याद होगी, 10th तक टेबल आई होप सब लोगों को याद होगी, जिसकी जरूरत थोड़ी सी आपको पड़ने वाली है, क्योंकि बाकी तो आपका कैलकुलेटर कर लेगा। बाकी हर लेवल के क्वेश्चंस हम यहां पर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर करने वाले हैं, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्लास अपन कल से स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेटर ये वाला आपको लेके आना है, कैशियो MJ12D, और सबके पास कैलकुलेटर होना चाहिए बेटा, क्योंकि बिना कैलकुलेटर के हम कल की क्लास में पढ़ नहीं पाएंगे, राइट। क्योंकि हमें सबसे पहले कैलकुलेटर ट्रिक्स हम सीखने वाले हैं, जहां पर किसी भी लेवल के क्वेश्चंस हो, चाहे आपको ये भी निकालना हो, आप विद इन सेकेंड्स निकाल लोगे, आप खुद निकाल लोगे सब विद इन सेकेंड्स। आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, चाहे किसी भी लेवल का भी। देखो देखने में भी आपको क्वेश्चन जो बहुत अजीब सा लगता होगा, लाइक डेट, मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, बहुत अजीब दिखता है, बट विद इन सेकेंड आप इसको कैलकुलेटर पे कर लोगे। मैं करना ही नहीं है ओरली, बिल्कुल नहीं करना, हम कर भी नहीं सकते इसको,
1.5 की पावर 10 हम नहीं निकाल सकते विदाउट कैलकुलेटर, राइट? तो हम कैलकुलेटर चलाना सीखेंगे। इसके लिए हमें कैलकुलेटर चलाना सीखना है, और ये चैप्टर, ये कैलकुलेटर चलाना अगर हम सीख जाएंगे तो जो मैंने अभी एक चैप्टर बताया था आपको एमओएफ, वो पूरा कैलकुलेटर बेस्ड चैप्टर है। कंप्लीटली आप उसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं पूरा का पूरा, राइट? तो कैलकुलेटर कल सबके पास होना चाहिए, कल से हम पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, डन? कोई डाउट यहां तक की बातों में, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, सीए से रिलेटेड, विद्योदय से रिलेटेड? हेलो, हेलो, यस, अभी आ रही है? फैकल्टी कौन है फाउंडेशन की? बेटा फैकल्टी निखिल शुक्ला सर होंगे फॉर अकाउंटिंग, ठीक है? निखिल शर्मा सर है लॉ के लिए, एंड जयेश सर पढ़ाएंगे आपको इकोनॉमिक्स, और मैं आपको क्यूए पढ़ाने वाला हूं। यस, ऑल क्लियर? कल से कैलकुलेटर लेके आना है सबको, ठीक है? कैशियो MJ12D अगर किसी के पास कोई रखा हुआ है तो प्लीज चेक M प्लस, M माइनस, MRC, GT एंड प्लस ऑब्लिक माइनस बटन, ठीक है? क्योंकि इन सबकी हमको जरूरत पड़ने वाली है। नेगेटिव साइन लाना होगा किसी नंबर के लिए तो हम प्लस ऑब्लिक माइनस यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें की हमको जरूरत पड़ेगी। कैसे यूज करेंगे बिल्कुल बेसिक से हम कल से स्टार्ट करेंगे। अभी आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास है, 11th वाले बच्चे आप चाहो तो रुक सकते हो, ठीक है आज के लिए? बाकी कल से टाइम टेबल आपको अपडेटेड मिल जाएगा। ओके, चलो मिलते हैं कल की क्लास में, टेक केयर।
हेलो 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 हेलो, ऑडिबल हूँ भैया मैं? ऑनलाइन वाले बच्चों एक बार जल्दी से बता दो यार। हेलो 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 हेलो। चलो बच्चों, अब जैसे बेटा पहली क्लास का प्रोटोकॉल होता है, तुरंत तो नहीं चालू करेंगे पढ़ाना, थोड़ी तो बातें करेंगे आप लोगों से, है कि नहीं? तो बनता भी है बेटा, मुझे कुछ आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट भी बात करनी है आज, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात बेटा, बस है कुछ, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। अभी जितने बच्चे बेटा यहाँ बैठे हैं, पहले तो अपने लिए एक जोरदार ताली बजाओ, बजाओ बजाओ। इसका कारण बताता हूँ मैं। और बेटा जो इस जन्म में नहीं बजाते हैं, उनको अगले जन्म में घर जाके बजाना पड़ता है, तो जब ताली बजाने को बोलूँ तो बजा देना, है ना? ठीक है। चलो, तो बेटा बस ताली इसलिए बजवाई क्योंकि बेटा जिस इन्वायरमेंट में हम एग्जिस्ट करते हैं ना बेटा, वो इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है इतना। अब आप लोगों ने जब ये डिसीजन लिया होगा कि सर, या किसी को भी बोल रहे हो, जरूरी थोड़ी सर से ही बात करोगे हमेशा, जब अपने आप से भी तुम बात कर रहे होगे तो जरूर बेटा कोई ऐसे 4 से 5 लोग तुम लोगों को तुम्हारे मिले होंगे ऐसे नोन में, चाहे वो रिलेटिव हो सकते हैं, चाहे वो आपके दोस्त हो सकते हैं, कुछ तो होंगे वो आपके, जिन्होंने आपको मना किया होगा कि यार सीए में मत जाना है, बहुत टफ होता है। तो पहले तो बताओ किन किन लोगों की ऐसे लोगों से मुलाकात हो चुकी है? और कौन कौन की फैमिली मेंबर्स ने ऐसा बोल रखा है कि सीए टफ होता है मत करना? गुड वन। तो बेटा ये रीजन था आप लोगों के लिए ताली बजवाने के लिए कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भले कितना भी कुछ बोल दे तुम लोगों को, लेकिन तुमने उनकी बिल्कुल नहीं सुनी, और अल्टीमेटली आप लोगों ने अपना खुद का डिसीजन लिया कि हमको सीए करना ही है। चलो ठीक है, सीए टफ है, सबने ऐसा बोला ना? अरे बोला कि नहीं बोला? चलो मैं भी बोलता हूं, है टफ, है ना? क्या दिक्कत है उसमें? गलत है क्या बोलना? अब मेरी बात सुनो। अच्छा चलो, दूसरा सवाल मेरा आप लोगों से, आपके जीवन का एम क्या है यार? मैं मतलब क्या एम है? व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ? सीए बनना, वेरी नाइस। अल्टीमेट गोल मैं उससे भी दूर का पूछ रहा हूँ, सीए बन के भी तो कुछ बनने का सोचा होगा ना, है ना? राइट 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 राइट। ये बात देखो, ये से को एकदम ब्लंट आंसर होता है इसका। क्या आंसर हुआ कि सर पैसा कमाना है सर, और सब कुछ ज्यादा कमाना है, क्योंकि इच्छाएं इतनी है सर, औकात के बाहर। तो उधर तक जाने के लिए हम लोगों को पैसा चाहिए रहेगा। और सर डिग्री तो है यार सीए कि जिसमें एक इंसान क्या बन जाता है, पैसे वाला तो बन जाता है। आप लोग अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा नहीं बहुत अच्छा जी सकते हो जब तुम सीए बन जाओ। हाँ, इसीलिए सीए बेटा क्या है, टफ है। अब आपको ऐसा है क्या बेटर लाइफस्टाइल भी मिल जाए और मेहनत भी नहीं करनी पड़े? ऐसा तो कोई कोर्स ही नहीं है। चलो ठीक है, सीए टफ है, तो और कौन सी चीजें टफ नहीं है मेरे को बताओ पहले, आज इसकी भी बात करते हैं अपन। अच्छा चलो, तुम जैसे 11वीं 12वीं में कॉमर्स तो ले लिया है ना? अब हम सिर्फ कॉमर्स की बात करेंगे, हम आईआईटी जेईई की तरफ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ कॉमर्स की बात करते हैं। वो सबको लगता है कॉमर्स में इकलौता ही ऐसा टफेस्ट कोर्स है, मानता हूं मैं इकलौता सबसे टफेस्ट कोर्स है, पर क्या दूसरे इतने आसान है क्या? चलो थोड़े से अपन दूसरे सिलेबस कोर्सेज की भी बात कर लेते हैं। तुम लोगों ने अगर 11th 12th में कॉमर्स लिया है तो आपके पास एक ऑप्शन था, हम लॉ की फील्ड में भी जा सकते थे। दे दो क्लैट की एग्जाम, होके दिखाओ पास, वो भी टफ है बहुत। चलो ठीक है, तो मतलब इकलौता सीए तो टफ नहीं है, एक और दूसरी चीज भी मिल गई, क्लैट, ये भी टफ होता है। चलो ठीक है सर, हम तो बीबीए करेंगे, बीकॉम करेंगे सर एमबीए करेंगे, एमबीए ठीक है, अच्छे कोर्स है, पर फिर होता क्या है, एक होते थोड़े से ऐसे लोकल कॉलेज से करके छोटी मोटी नौकरी ले लो, 2-2.5 लाख से शुरू होती है, या कोई अच्छे कॉलेज में जाओ। फिर अच्छे कॉलेज में जाने के लिए एक एग्जाम होती है जिसको बहुत लोग क्यूट बोलते हैं, पर वो क्यूट नहीं, सीयूईटी होता है वो। ठीक है, तो बड़ी क्यूट एग्जाम होती है बेटा वो, सीयूईटी करके। और अगर थोड़ा आईआईएम में एडमिशन चाहिए तो आपको आईबीएम की क्लासेस करनी पड़ेगी, देके दिखा दो, वो भी टफ है।
तो भाई तो सिंपल सी बात है, अगर जिस भी तुमको डायरेक्शन के अंदर जाना है बच्चों, आसान चीजें तो कोई नहीं है। और अल्टीमेटली अगर तुम लोगों ने सोच लिया है कि तुम्हारा मेन एम क्या है, पैसा कमाना, तो पैसा कमाने के लिए हमको बॉस थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये मेहनत बेटा आप लोगों को क्या करनी है, 12वीं के बाद मिनिमम 4, मैक्सिमम 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 साल तो लगानी पड़ेगी। आई विश बेटा, मतलब कभी भगवान ऐसा ना करे कि आप लोग इतने सारे अटेम्प्ट्स की तरफ जाएं बेटा। बाकी हाँ, सीए टफ है और हम पहली क्लास में ये क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। और दूसरी चीजें कोई आसान नहीं है। अगर आसान जगह पे जाना है, अगर सिर्फ बीकॉम करके लोकल कॉलेज से एमबीए कर लो, तो बेटा कमाई भी आपकी लोकल वाली होगी। फिर जो लाइफस्टाइल आप सोच रहे हो, आंखें बंद करके सोच के देखते हैं, हम मर्सिडीज में घूम रहे हैं। हार्दिक पांड्या का सोचो, क्या आदमी है बेटा वो, सीए नहीं है ऑल्दो, बट स्टिल पैसा तो है ना उसके पास। आज बेटा गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, माँ भी है, माही का भी है गर्लफ्रेंड भी है उसकी, है ना, तो सारा क्रेडिट भी उसको दे देता है। अभी मैंने सुना बेंटले गिफ्ट करी है उसने। तो मतलब देखो ना यार, ऐसी लाइफस्टाइल जीने के लिए भाई हार्डवर्क भी तो उतना करना पड़ेगा। मुंबई के क्राउड में कितनी गालियां खाई थी भाई सब ने, मैं बोल भी नहीं सकता ऐसे नारे लगाते हैं, है ना। हार्दिक पांड्या को बेटा एक छपरी का टैग मिल गया था, दिल से बुरा लगता था बेटा, लिटरली उसको देख के रोना आता था। पर आज जब उसको इतना सक्सेसफुल देखता हूँ, वो देख के भी रोना आता है ऐसी क्या कमी रह गई, मतलब क्या जबरदस्त कमाई है। तो बेटा ये सब जहां तक पहुंचे हैं, वहां तक पहुंचने के लिए भाई हमको वैसी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए बच्चों सीए एक टफ कोर्स है, तो इस टफ कोर्स से निकलना हमको पड़ेगा। ये हमारी हर्डल है कुछ 4 से 5 साल की, जिसको क्लियर कर लोगे तो लाइफ स्टाइल तुम्हारी क्या है भाई, सेट है। मैं अब आप लोगों को सीए का इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, क्योंकि पहले लेक्चर में आपको मिल ही गया होगा, राइट। आप लोगों को बताया होगा कि आप लोगों को 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने रहेंगे बस। कितने, सारे सब्जेक्ट कितने नंबर के, तो 1 मिनट है ना, बाद में चाय ठंडी हो जाती है बेटा ठीक है, हो गई थी वैसे वो। हाँ, तो अल्टीमेटली 4 सब्जेक्ट्स आप लोगों के रहेंगे, और मिनिमम सब में आप लोगों को क्या करना है गाइस, 40 मार्क्स क्या करना है, स्कोर करना है। तो बढ़िया है सर, 100 में से 40 नंबर क्या है ना, 100 में से 40 सब में ले 160 आए, एग्जाम में फेल। क्यों फेल हुए, क्योंकि एग्रीगेट तुम लोग कितने चाहिए, 200 मार्क्स, है ना। चलो मैं कुछ एक सिनेरियो तुम्हारे सामने बना रहा हूं। एक बच्चे का बढ़िया रिजल्ट बताता हूँ इसी अटेम्प्ट का, अभी जो गया ना जनवरी वाला। सुनना भाई, सब्जेक्ट डिस्क्लोज नहीं करूंगा मैं, पर एक रियलिटी बता रहा हूं। एक सब्जेक्ट में 90 मार्क्स, राइट सर, पास हो गया बंदा, 110 नंबर तो चाहिए 3 में कोर्स। दूसरे में 60 मार्क्स, 2 सब्जेक्ट में ही कितने हो गए, 150। तीसरे सब्जेक्ट में 70 मार्क्स, कितने हो गए, 220, राइट। चौथे सब्जेक्ट में 39 मार्क्स, है कि नहीं। काउंट करो कितने, और एक बार ऐसे काउंट करो कितने हो गए, 150, 220। अरे मैथ्स वाले सर को बोलो यार कैलकुलेटर, कितने हो गए, 259 मार्क्स। भाई एग्रीगेट से अप्रोक्सीमेटली 60 नंबर इस व्यक्ति को ज्यादा आए थे, लेकिन स्टिल इस बंदे को इसके रिजल्ट पे क्या लिखा गया बच्चों, फेल लिखा गया। क्यों फेल लिखा गया, क्योंकि यहां पर उसके नंबर कितने थे, 39 मार्क्स। तो भाई पहले ही दिन एक चीज समझ लो, तुम लोगों को है ना, सबसे पहले ही कुछ दिनों में ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट हम बहुत अच्छा टारगेट कर सकते हैं और कौन सा सब्जेक्ट हमारे टारगेट के बाहर है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका 11th-12th में मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होता है, और एक ऐसी मेंटालिटी बना के रख लेते कि यार हमारा क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था तो हम मैथ्स में 40 नंबर का टारगेट करेंगे। सबसे बड़ी बेवकूफी करोगे बच्चों। तो ये वाला मेंटालिटी बिल्कुल हटा देना। आप लोगों को थोड़ा और आसान तरीके से बताऊं, 10वीं तक क्लास तक का जो तुमने मैथ्स पढ़ा है ना, उसको ही थोड़ा सा हाई लेवल के फाउंडेशन में जोड़ दिया गया है। उसमें बस थोड़ी रीजनिंग जोड़ दी, और उसमें थोड़ा स्टैटिस्टिक्स जोड़ दिया, और उसमें थोड़ा डिफरेंशिएशन जोड़ दिया, उसमें थोड़ा इंटीग्रेशन जोड़ दिया। तो ये क्या बन गया आप लोगों का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अरे लिटरली बता रहा हूँ, इतना ज्यादा टफ नहीं है। तो आप थोड़ी सी बेसिक मेहनत कर लोगे तो उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। पर क्योंकि बेटा इतने साल की पढ़ाई हम करवा रहे हैं, तो यूजुअली देखो ऐसा कहा जाता है। चलो 4 सब्जेक्ट है आप लोगों के पास, चलो सब नाम बोलो एक एक करके। अरे वाह, दूसरा
बिजनेस, लॉ। तीसरा सब्जेक्ट बच्चों, इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? क्यूए। और चौथा क्या है? अरे वेरी गुड बेटा। और ये कौन पढ़ाएगा? थैंक यू बेटा। है ना, तो ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर ये 200 नंबर के एग्रीगेट को तुम लोगों को, इस लक्ष्मण रेखा को अगर पार करना है बच्चों, तो इसको पार करने के लिए अकाउंट्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स सबसे अच्छे सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो पहले ही दिन बच्चों आप लोगों को मेरी तरफ से एक इनपुट ये दे रहा हूं मैं कि भैया प्लीज इसमें मिनिमम देखो, मैं सिर्फ गिरी से गिरी हालत में बात कर रहा हूं। अभी सिर्फ मैं 200 नंबर का टारगेट कर रहा हूं। गिरी से गिरी हालत में अकाउंट्स में तुमको 60 मार्क्स लाने ही हैं। गिरी से गिरी हालत में बिजनेस इकोनॉमिक्स में 60 मार्क्स तुमको लाने ही हैं। ये सब्जेक्ट तुम्हारे लिए थोड़ा नया होता है और थोड़ी सी चेकिंग इसमें स्ट्रिक्ट होती है, जिस वजह से मैं बोल रहा हूं मिनिमम इसके अंदर क्या रखना, तुम 45 का टारगेट रखना। तो टोटल मिला के कितने नंबर हो जाएंगे भाई साहब तुम्हारे? 210 नंबर। सर पर पास होने के लिए तो 200 ही चाहिए। अरे तो क्या इतना मार्जिन पे चलूंगा क्या? तो 10 नंबर तो थोड़ा मेरे को ऊंचा नीचा सोचना पड़ेगा ना। नीचा तो नहीं कर सकते हो, लेकिन ऊंचा जरूर सोचना पड़ेगा। तो मिनिमम इसमें 45 तुम क्या कर सकते हैं? टारगेट कर सकते हैं। पर इसमें कुछ एक्सेप्शन है। मैं भी इसका एक एक्सेप्शन था। बहुत लोगों को मैथ समझ नहीं आता है, लेकिन मेरा मैथ्स ब्रिलियंट था। ब्रिलियंट, बहुत अच्छा था, मेरे को मजा आता था सॉल्व करने में। तो मैंने फिर मेरा टारगेट इसमें ज्यादा रखा था। जब मैंने मेरी सीपीटी दी थी, हमारे समय पे सीए फाउंडेशन नहीं, सीपीटी करके एक एग्जाम होती थी, तुम फाउंडेशन ही समझो। तो मेरा मैथ्स अच्छा था, तो मैं इस पर टारगेट करता था। पर इन दोनों में स्टूडेंट्स तुम लोगों को मिनिमम 60 नंबर टारगेट करने पड़ेंगे अच्छे से पास होने के लिए। ठीक है, हो गई बेटा सांत्वना? चलो भाई, अब आते हैं बच्चों कुछ इकोनॉमिक्स के सिलेबस पे। तो ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है बेटा। टोटल 10 चैप्टर में बच्चों इकोनॉमिक्स का सिलेबस आप लोगों का डिवाइड है। ठीक है, आप लोगों के सामने हर चैप्टर एग्जामिनेशन में कितने कितने नंबर का आता है, और ICAI इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। 1 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी जो नंबर मैंने आपको चैप्टर के सामने लिख रखे हैं वो चैप्टर उतने ही नंबर का आएगा। चलो एक बार चैप्टर्स पे कुछ डिस्कशन करते हैं और चेक करते हैं आपको ऑलरेडी कितना आता है। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा ऑलरेडी कितना आता है। 2 अलग अलग बातें हैं ना। चलो, सबसे पहले नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या लगता है तुमको? तुम लोगों ने पढ़ रखा है ये वाला? जस्ट अ सेकेंड भाई। हाँ भाई, क्या लगता है? तुम सोचो, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्या लगता है? सुना सुना लग रहा है कि सूना सूना लग रहा है? सुना सुना लग रहा है? चलो मैं कुछ याद दिलाता हूं। मैं याद दिलाता हूं, तुम लोगों ने कुछ पढ़ रखा होगा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। अरे पढ़ा है कि नहीं? सर रिसोर्सेस सर बहुत लिमिटेड रहती है, लेकिन हमारी ह्यूमन वांट्स क्या रहती है? बहुत ज्यादा अनलिमिटेड रहती है। तो ये सब चीजें सुनी है ना? तो ये वही है बेटा। इस चैप्टर के अंदर आपको बस ये पढ़ना है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें क्या कर रखी है, ऑथर्स लोगों की हमको ऐड कर रखी है। इसलिए ये वाला चैप्टर आप अज्यूम करके चलो 50% आपको आता है, 50% बेटा हमको इस सिलेबस में देखना रहेगा। और आज हम इसी चैप्टर से शुरू नहीं करेंगे। बोरिंग थोड़ी बनाना है बेटा, ऑब्वियस सी बात है। पहला लेक्चर कभी बोरिंग नहीं होना चाहिए। दूसरा चैप्टर क्या है बच्चों? थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हाँ सर, ये है ना सर, ये हमने पढ़ रखा है सर 11th क्लास में। पर 11th क्लास में भी तुम लोगों ने 50% ही पढ़ रखा है। थोड़ा सा और लेवल बढ़ा दो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों? फाउंडेशन का। पर बेटा देखो, मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं, ये चैप्टर नंबर 2 जो डिमांड एंड सप्लाई है बेटा, ये इतना आसान है कि क्लास 8वीं के बच्चे को भी अगर मैं समझाऊं तो वो भी समझ जाएगा। तो मैंने चलो इस चैप्टर की पहली धज्जियां उड़ा दी। कितने नंबर का आएगा भाई एग्जाम में? ये 10 मार्क्स का आप लोगों को आएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं, थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन। सर हाँ, ये भी सुना सुना है। अच्छा 1 मिनट, कितने बच्चे एमपी बोर्ड वाले हैं? इसमें से इकोनॉमिक्स किस किसने पढ़ा था? तो आप लोगों के लिए पूरा नया है बेटा ये, है ना? तो मैं जब बोल रहा हूं ना पुराना पढ़ा था, तो आपके लिए बोल ही नहीं रहा हूं। पर ऐसा नहीं कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था तो मैं वो पढ़ाऊंगा ही नहीं। हम बिल्कुल स्क्रैच लेवल से पढ़ेंगे।
आई एम अज्यूमिंग कि अभी हम 0 पर है ना? चलो, तो थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, तो बच्चों ये भी आप लोगों ने आपकी क्लास 11th में अलग से देख रखा था। प्रोडक्शन नाम का चैप्टर भी था और आप लोगों को कॉस्ट नाम का चैप्टर भी था, सबने पढ़ा है बेटा। तो लगभग 11th क्लास का ही कॉन्सेप्ट उठा के आप लोगों को फाउंडेशन में दिया गया है, लेकिन विथ सम ट्विस्ट एंड टर्न्स। एक तो कॉन्सेप्ट ही गलत दे रखा है 11वीं क्लास में, ऐसा सीए की किताब बोलती है, मैं नहीं बोलता, है ना? मैं तो उल्टा ऐसा बोलता हूं कि 11वीं का उल्टा सही था, इन्होंने शायद कुछ गड़बड़ी कर दी है, पर ठीक है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 बच्चों आप लोगों का है प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट। आप लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट नाम का कुछ पढ़ा होगा, पढ़ा था ना? पर आप लोगों को 4 मार्केट्स से, लेकिन 3 ओमिट कर दिए थे। 11th क्लास में भी आप लोगों ने देखा होगा। चारों के नाम एक बार मैं बताता हूं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। तो ये 4 मार्केट में से आपके जो पीछे के 3 मार्केट्स बोले वो ओमिट थे सिलेबस में, सिर्फ एक ही आप लोगों ने मार्केट पढ़ा था जिसका नाम है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ये आप लोगों ने देखा था। तो लेकिन हमको ये फाउंडेशन में चारों मार्केट्स के बारे में पढ़ना है। 11वीं क्लास में रेवेन्यू नाम का चैप्टर भी पढ़ा था, वो भी इसी के अंदर है, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट में। मार्केट इक्विलिब्रियम भी पढ़ा था हमने 11th क्लास में, वो भी इस चैप्टर 4 के अंदर ही पढ़ना है। तो लगभग बेटा 11वीं क्लास की आधी किताब चैप्टर नंबर 4 में आती है। अब आधी किताब आती है तो बच्चों देखो सबसे ज्यादा वैल्यू भी यही वाला चैप्टर रखता है। कितने नंबर का आएगा बच्चों? तो ये 15 नंबर लाना बेटा एग्जाम में हमारे लिए सबसे आसान है, क्योंकि ये चैप्टर ऑलरेडी आता ही है, बस थोड़े कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करना रहेगा हमको। ठीक है, आते बेटा चैप्टर नंबर 5। किसी ने कभी कुछ नहीं पढ़ा इसके बारे में। बिजनेस साइकिल, बिजनेस की एक साइकिल होती है बेटा, है ना? तो हमको वो साइकिल के बारे में पढ़ना है। साइकिल का कंसेप्ट क्या रहता है? टायर होता है ना, टायर, साइकिल का टायर घूम के वापस उधर ही आ जाता है। तो हमारी इकोनॉमी की भी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, कभी खराब होता है फिर अच्छा हो जाता है, फिर खराब होता है फिर अच्छा होता है। तो ये जो सर्कुलर मूवमेंट्स आते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, ये बिजनेस साइकिल में हमको देखना रहेगा। अभी इकोनॉमी की क्या चल रही है सिचुएशन? अच्छी, बुरी, बहुत बुरी? कहाँ अच्छी चल रही बताओ? ये देश लड़ रहे हैं आपस में, तुमको अच्छा लग रहा है? फटाके थोड़ी फूट रहे हैं, रस्सी बम नहीं फूट रहे बच्चों, न्यूक्लियर वेपन यूज होने की चल रही है बात। पर ऐसा हुआ बेटा तो लिटरली हो सकता है हमको आधे में ही बंद करना पड़ जाए, बैच रहेंगे नहीं ना फिर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बेटा? चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। डिटर्मिनेशन ऑफ, मेरी बात सुनो बच्चों, 12वीं क्लास में जब तुम अभी आए हो 12th क्लास में, तो तुम लोगों को नेशनल इनकम उसमें भी पढ़ना है और नेशनल इनकम इधर भी पढ़ना है। ठीक है, पर एक बहुत अच्छी बात बताऊं, फाउंडेशन के अंदर नेशनल इनकम और उल्टा कम दे रखा है। हम 12th क्लास में ही इतना ज्यादा बेटा ये वाला चैप्टर पढ़ लेंगे कि आपको फाउंडेशन में हो सकता है देखने की जरूरत ना भी पड़े। तो मैं आपको एक चैप्टर से तो एटलीस्ट हम क्या होए बचे। अब 10 में से 1 हटाओ तो एक मेहनत हमको क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। लेकिन ये एडवांटेज किसके जाता है? उन्हीं बच्चों को जो सिर्फ 12th प्लस फाउंडेशन में रजिस्टर है। राइट, सॉरी टू से आपको एक चैप्टर का कोई बेटा आपका जो बर्डन है वो कम नहीं होगा। चलो भाई, प्योरली न्यू सबके लिए, इसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हो। ठीक है, और एक्चुअली बच्चों है ना, थोड़ा और आप लोगों को झटका देता हूं मैं। आज से कुछ समय पहले सिर्फ सिलेबस पता है कितना था? इतना, ऊपर के 5 खत्म। नंबर भी कम थे, लेकिन 50 नंबर का आता था। अब क्या कर दिया? इकोनॉमिक्स का पेपर 100 नंबर का कर दिया है। तो चैप्टर भी कितने बढ़ा दिए? और 5 चैप्टर। तो यूजुअली बच्चों कहा जाता है कि पहले 5 चैप्टर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स पर बेस्ड हैं और अगले 5 चैप्टर्स आपके किस पर बेस्ड हैं बच्चों? मैक्रो इकोनॉमिक्स पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो ये आपने कभी पढ़ा नहीं है जीवन में आपके, पर यकीन मानो बहुत आसान चैप्टर है ना? अब आप लोग देख रहे होंगे बेटा चैप्टर के अंदर कुछ मैंने से यूनिट्स लिख रखा है। तो ये हर चैप्टर को कितने पार्ट्स में बांटा हुआ है वो भी मैंने लिख रखा है। चैप्टर नंबर 1 आपका 2 पार्ट में बांटा हुआ है, चैप्टर 2 3 पार्ट्स में, फिर चैप्टर 3 2 पार्ट्स में, और आखिरी देखो इंटरनेशनल ट्रेड। बस इधर देखो एक बार, कितने यूनिट्स में डिवाइड है भैया? ये 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। सर छोटी छोटी यूनिट होगी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। चैप्टर सबसे बड़ा है बेटा अगर इस पूरे इकोनॉमिक्स में देखा जाए। लेकिन एक अच्छी बात है, नंबर अभी भी इसके क्या है? कम है, तो ज्यादा लोड लेने की बात नहीं है। तो ऐसे कौन से 2 चैप्टर तुमको दिखे बेटा जिसमें सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? ना, अरे एक 15 नंबर का ये मिल गया,
प्राइस डिटर्मिनेशन और एक, तो मैं अगर आज की तारीख में भी बच्चों तुम लोगों को इकोनॉमिक्स का पन्ना दे दूं, मतलब एक पेपर दे दूं एग्जाम का, और तुमको बोलूं सॉल्व करो, तो बिना पढ़े मैं गारंटी देता हूं 25-30 दिसंबर तो तुम अभी भी लेके आ जाओगे, क्योंकि तुमको इतनी सारी चीजें ऑलरेडी क्लास 11th की आती है। तो इसलिए बच्चों माना जाता है, देखो ऐसा नहीं कि मैं मेरे सब्जेक्ट की ज्यादा बड़ाई कर रहा हूं, उल्टा मैं तो डिग्रेड ही कर रहा हूं। इन चारों में से सबसे आसान बेटा जो सब्जेक्ट है वो मेरा ही सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जिसमें स्कोर करना हमारे लिए थोड़ा इजी रहेगा, और वो इजी सिर्फ तभी रहेगा जब बेटा आप लोग थोड़ा सेंसिबल चलोगे। सेंसिबल बोले तो इसका कुछ एक क्लॉज होता है, बस इसको तुमने मद्देनजर रख लिया ना बेटा, तो तुम्हारी जिंदगी संवरने के चांसेस 70% से बढ़ जाएंगे। सही करने पर ही नंबर मिलेगा, गलत करने पर नंबर तो वो एक कटेगा, लेकिन वो तुम्हारे 0.25 नंबर और लेके जाएगा। तो मैं पहली क्लास में तुम लोगों को एक चीज की सलाह देता हूं, जब क्वेश्चन में 50% भी श्योर हो कि ये हमको आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो प्लीज उसको अटेम्प्ट मत करना। नंबर कम करवाने के चांसेस बेटा बहुत ज्यादा हो जाते हैं इसके अंदर। पर ऑल्दो हम पढ़ाई ऐसी करेंगे कि जिसमें ऐसी सिचुएशन आने की समस्या बेसिकली हम फेस नहीं करें। क्वेश्चन या तो आए या तो आए ना, है कि क्यों बात करेंगे, है ना। ठीक है, चलो बेटा, तो ये था बेटा एक छोटा सा इंट्रो मेरी तरफ से बेटा। अरे ईशान शर्मा का मैसेज आया, अरे ये कैसे हो गया? कौन सी टीम से खेल रहा है ईशान शर्मा इस बार? अरे देखते हो कि नहीं आईपीएल वगैरह, कि नहीं देखते हो? देखते हो ना, डीसी का ही है ना शायद। मेरे को मैसेज कर रहा है, सीए कर रहा है क्या आजकल? देखो भाई क्रिकेटर लोग भी इधर सीए में आ रहे हैं। ठीक है भाई, आ जाओ। चलिए तो बेटा सिलेबस करें आज का स्टार्ट। तो वी आर स्टार्टिंग विथ चैप्टर नंबर 2, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। करें स्टार्ट बेटा, चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ थोड़ी सी मैं लिखा पढ़ी करवाता हूं, आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है अभी, कुछ भी मत लिखना, कसम है सबको बेटा, ठीक है? नहीं कसम मेरी काहे की खाऊंगा मैं, आपको मेरी कसम कुछ लिखना मत बेटा, सिलेबस कौन कराएगा फिर? चलो भाई देखो ये क्या लिखा है मैंने, वेरी गुड बेटा, इसका मतलब पढ़ने आता है। डिमांड, तो देखो डिमांड है ना 3 चीजों से बना है ना? कौन कौन सी वो 3 चीजें हैं भाई? डिजायर, डिजायर वांट एक ही होता है, फंस गए बेटा। अच्छा नीड, मैं बता देता हूँ ना बेटा, मैं अभी वो इधर आ रहा था ना बेटा कॉरिडोर से, तो याद करते हुए आया था, तो भुलाओ मत कोई भी, है ना, ये मजाक था बेटा। एबिलिटी, यही होता है। और क्या बात है, विलिंगनेस टू पे, ठीक है। चलो समझते हैं बेटा डिमांड की बहुत अच्छी डेफिनेशन। तो बेटा देखो जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी कमोडिटी की, हेलो कहाँ खो गई बेटा? मैं तो कहाँ दुख रहा हूँ, मुझे सर दुख रहा है। ओके पानी पी लेना बेटा, श्योर, ठीक है। चलो तो व्हाट इज डिमांड? 3 इंग्रेडिएंट से बना है, तो क्या सामग्री है बेटा इसकी? डिजायर, एबिलिटी और विलिंगनेस टू पे। डिजायर का मतलब होता है वांट, ठीक है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ये हमारी वांट है। उसके बाद क्या? एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है परचेजिंग पावर, और थोड़ा और स्पष्ट शब्दों में बताऊं औकात, ठीक है। तो एक है हमारी वांट और एक है हमारी औकात। और उसके बाद क्या? क्या आपको पे करने की इच्छा रखते हो? जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना बच्चों कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट तो पैसे तो हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, लेकिन प्रोडक्ट पर पैसा लगाने की इच्छा नहीं होती है ना। जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल बताऊं आपको, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल से इसको बताता हूं। कल के दिन में मेरे को मोमोज बनाने का बड़ा मन किया। मैं बहुत अच्छा खाना भी बना लेता हूं बच्चों,
किसी दिन आप लोग अच्छा टेस्ट में स्कोर करो, मैं आप लोगों को पक्का बेटा तंदूरी मोमोज बना के खिलाऊंगा, है ना। गैस सिलेंडर की कमी होने पर भी बेटा खुद के बेटा सिलेंडर भी लेके आऊंगा, खिलाऊंगा तुम लोगों को। पर हाँ सुनो, तो मम्मा ने बोला यार कि अभी कैप्सिकम थोड़े से घर पे कम है, तो एक काम करो आप कैप्सिकम मंडी से जाके ले आओ। मंडी के पास ही रहता हूँ मैं, तो मैं तो मंडी चले गया सीधा। शाम की ही बात थी, संडे था, गया मंडी में। 3 तरीके की वैरायटीज दिख गई शिमला मिर्ची की मेरे को। शिमला मिर्च मतलब बोले तो कैप्सिकम, एक ग्रीन अपने ओरिजिनल फॉर्म में और एक रेड और येलो, ठीक है। अब मैंने जब वो ग्रीन वाले का रेट पूछा, सामने वाला बोलता है 30 रुपीज का आधा किलो, 30 रुपए का आधा किलो, है ना। मैंने बोला भाई इसके भी बता दे, रंग बिरंगे जो तूने सजा के रखे हैं मिर्चियां, ये इसका भी दाम बता। बोलते 40 की एक। ओके 40 का वो एक गोला। मेरे पास जेब में पैसे नहीं होंगे क्या? क्या आप लोगों को मैं ऐसा लगता हूँ कि जेब में 40 रुपए नहीं लेके घूमता हूँ? अरे बताओ, मना कर रहा है क्यों भाई? ऐसी क्या कमी है मुझ में? चलो भाई मान लो भाई मेरे पास जेब में पैसे हैं, 2000 रुपए थे बेटा, तो मैं क्या 2000 रुपए से वो क्या 40 रुपए की एक लाल वाली एक पीली वाली नहीं खरीद सकता था क्या? खरीद सकता था। मेरी डिजायर भी थी, वांट थी मेरी ना, तभी तो गया हूँ वो ठेले पे। और मेरी एबिलिटी भी है, मेरे पास 2000 रुपए, 80 रुपए की 2 मिर्च नहीं खरीद पाऊंगा क्या? लेकिन मेरी पे करने की इच्छा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कौन खरीदे महंगे यार, स्वाद तो एक ही आना है ना, ये मेरे मन में था। और मैं वही अपना बेटा सिंधी दिमाग लगाया और 30 रुपए वाले की जो भी था आधा किलो खरीद के ले गया। तो इसका मतलब क्या, कभी कभी ऐसा होता है, पैसा होता है, वांट भी होती है, लेकिन बस पे करने की विलिंगनेस हमारे पास नहीं रहती है। तो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड तब बनेगी जब ये 3 इंग्रेडिएंट्स साथ में क्या हो, फॉलो हो। क्या हो भैया? साथ में फॉलो। अब डिमांड की डेफिनेशन को थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए बच्चों आप लोगों को एक एग्जाम्पल से क्या करता हूं, इसको समझाता हूं। देख रहे हो भाई कौन है ये? गोलू नाम का बेटा आदमी है, और बेटा ये थोड़ा जेंजी है, आप लोगों जैसा थोड़ा एडिशनल जेंजी है। 2 गर्लफ्रेंड साथ में घुमा रहा है भाई, है ना। पहली गर्लफ्रेंड का नाम गोली, दूसरी का भी गोली। तो इसने उसका नंबर कैसे सेव कर रखा है? गोली 1 गोली 2, है ना। एक बार मैं मेरे फ्रेंड के साथ था, तो उसने अपना नंबर भी पापा 2 के नाम से सेव कर रखा था। फिर मैंने पूछ लिया अरे ये कैसे? बोले नहीं दूसरे पापा नहीं है पापा का दूसरा नंबर है तो यहां पर आप कंफ्यूज मत हो, यहां तो गोली ही 2 है, एक गोली 1 है और दूसरी गोली 2 है, दोनों जुड़वा बहनें थी बेटा, है ना। तो इसने दोनों को ही सेट कर लिया, ठीक है, चलो ठीक है। अब एक का बेटा है ना जन्मदिन आने वाला है, हाँ ना, आ रहा है ना, तो मैं दोनों पे 25 मार्च लिख रहा हूँ। अरे हो सकता है ना 25 और 26 भी तो हो सकता है, एक 11:59 पे और एक 12:01 पे हो गई। अरे भाई तुम यार पढ़ के ही नहीं आए हो साइंस एक 25 तारीख को बर्थडे है एक का, और एक का 26 मार्च को बर्थडे है, ठीक है। तो चलो दोनों का बर्थडे आ रहा है। तो गोलू वॉज वेरी एक्साइटेड, 10,000 रुपए की भाई साहब की इनकम है, एंड ही इज वेरी एक्साइटेड कि यार मेरी गर्लफ्रेंड्स का, फ्रेंड्स का बर्थडे आ रहा है, तो यार इनको मैं कुछ ना कुछ गिफ्ट करूं। तो ये ऑब्वियस बात है, जिसका पहले बर्थडे आ रहा है वो उससे पूछने क्या कि गोली बताओ तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है 25 तारीख को, तुम्हें क्या चाहिए? तो हमारी गोली भी बड़ी तेज है, बोले मेरे को डायमंड चाहिए। अरे वाह, ज्यादा महंगा नहीं, 50 लाख का आता है। चलो अब हम एक काम करते बच्चों, ये जो डिमांड के 3 इंग्रेडिएंट्स है ना, इसको पूरा करके देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, ऐसा बॉयफ्रेंड, अरे मान लो ना 2 मिनट के लिए, सिंगल हो सब, होना चाहिए, अभी उम्र नहीं है तुम्हारी, पर अज्यूम कर लो कि कोई है और उसने डायमंड मांगा है, तो तुम्हारी वांट तो एटलीस्ट होगी ना कि सामने वाले के चेहरे पे खुशी आए। वांट भी रखेगा, छोड़ देगा? वेरी गुड बेटा, ऐसी शक्ति होनी चाहिए। पर बेटा भी एग्जाम्पल में हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि यार सामने वाली अगर मांग रही तो एटलीस्ट हम देने की एक ऐसी फॉर्मेलिटी तो निभा ले, हाँ मेरी इच्छा तो बहुत है, लाइक मेरी वांट तो है। तो चलो ठीक है, 50 लाख का जो डायमंड है ना भाई, मेरी वांट है, मैं पे करने की इच्छा भी रखता हूं, पर मेरी औकात है क्या इतनी? अबे 10,000 रुपए है जेब में मेरे, और 50 लाख के सपने देख के बैठी है वो, तो क्या एबिलिटी है क्या अभी? तो ये जो बेटा हीरा मांगा इसने, हीरा, तो क्या ये हीरा इज अ प्रोडक्ट? तो इस प्रोडक्ट की डिमांड अभी बन पाई क्या? नहीं बन पाई। तो चलो डिमांड नहीं बन पाई, क्यों नहीं बन पाई? क्या रीजन बैठ गया? सर 3 में से एक इंग्रेडिएंट यहाँ पे आपका फॉलो नहीं हुआ। तीनों साथ में फॉलो होंगे तो ही डिमांड बनेगा, एक भी फॉलो नहीं हुआ तो डिमांड
नहीं बनेगा। चलो दूसरी वाली गर्लफ्रेंड का बर्थडे आया, 26 मार्च की बात है, तो पूछता है भैया तुमको क्या गिफ्ट चाहिए। हाथ में ऑलरेडी देखो बेटा बियर का ग्लास है इसके, है ना, पर सपने छोटे हैं इसके। इसने भी बोला मेरे को डायमंड चाहिए, गोलू सर पकड़ के बैठ गया, दोनों ही ऐसी निकली, एक भी डायमंड, पहली भी डायमंड मांगती है, दूसरी वाली भी डायमंड मांगती है। गोलू निराश होकर जा ही रहा था, लेकिन गोली टू ने बोला इधर आओ, मैं तो डायमंड चिप्स की बात कर रही हूँ, टोमेटो वाली। तो ये तो पता है ना डायमंड चिप्स आती है, जैसे बालाजी की आती है, लेस की आती है, ऐसे डायमंड नाम की भी कंपनी है जो क्या करता है, चिप्स बनाता है। तो बोले मेरे को तो टोमेटो वाली चिप्स चाहिए, जो मात्र 10 रुपए की आ जाती है। अब मुझे बताओ क्या गोलू ये चिप्स वाली डायमंड को गिफ्ट करने का डिजायर रखता होगा? ऑफ कोर्स, औकात है, 10,000 की कमाई भाई 10 रुपए की चिप्स नहीं दे पाएगा। क्या विलिंगनेस टू पे भी होगा? डिमांड बन गया, दैट्स इट बच्चों। तो जब डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस टू पे तीनों साथ में कंबाइन हो जाते हैं, तो हम कहां पर रीच कर जाते हैं? डिमांड पर रीच कर जाते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? अब वो शिक्षा का मतलब समझो भाई। जो वांट को पूरा करने के लिए तुम्हारे पास पैसा है, तो वो वांट डिमांड बन जाती है, तो वो वांट डिमांड बन जाएगी। लेकिन जिस वांट को पूरा करने के लिए तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, तो वो वांट वांट ही रह जाती है। गॉट इट? एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते भाई मेरे पास अभी जेब में 15 लाख रुपए हैं और मुझे कार खरीदनी है, तो मैंने दो ऑप्शन सोचे, दो वांट मैंने निकाली, टाटा सियारा की और एक टाटा पंच की। बताओ क्या वांट रह गया और क्या डिमांड में कन्वर्ट हो गया? अगर आप लोगों को कार्स के रेट पता होंगे तो ही बता पाओगे भाई। टाटा सियारा इज मोर देन 15 लाख, टाटा पंच इज लेस देन 15 लाख। लो मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी थोड़ी। टाटा पंच खरीदने जाऊंगा 10-12 लाख रुपए की आ जाएगी, टाटा सियारा खरीदने जाऊंगा 18-20 लाख रुपए की आएगी भाई। और मेरे जेब में कितने पड़े हैं? 15 लाख। 15 लाख से कार की दो वांट निकाली मैंने, टाटा सियारा एंड टाटा पंच। तो बताओ कौन? टाटा पंच है दोनों वांट, पर कौन सी वांट डिमांड में बन गई? पंच। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मेरी एबिलिटी ने अलाउ कर दिया। टाटा सियारा वांट है तो वो वांट ही रह जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरी परचेसिंग पावर, एबिलिटी ने अलाउ नहीं किया। तो जो वांट तुम्हारी पूरी हो गई वो डिमांड में बन जाती है। तो अब इसकी डेफिनेशन सुनना। व्हेन द वांट्स आर बैक्ड बाय परचेसिंग पावर इज नोन एज डिमांड। क्या बोला भाई? व्हेन द वांट्स आर बैक्ड बाय परचेसिंग पावर दिस इज नोन एज डिमांड। तो एक डिमांड की बेटा बेसिक डेफिनेशन मैंने तुम लोगों को अभी बताई। बोलो क्लियर है क्या? श्योर हो? अच्छा चलो, जब मार्केट में जाओगे तुम कोई चीज खरीदने, लेट से जब मैं कैप्सिकम खरीदने गया तो मैंने बोला भैया कैप्सिकम दे दो, सामने वाला क्या पूछेगा मुझसे? कितनी क्वांटिटी दूं, ये भी तो पूछेगा। मैंने क्वांटिटी तो मेंशन ही नहीं करी ना। तो हमेशा ध्यान रखना, डिमांड हमेशा क्वांटिटी में करी जाती है। किस में करी जाती है? डिमांड हमेशा क्वांटिटी में करी जाएगी। अगर आप बाजार में शक्कर खरीदने जा रहे हो तो बताना पड़ेगा 4 किलो शक्कर चाहिए, 5 किलो शक्कर चाहिए या 10 किलो शक्कर चाहिए। अगर आप पेट्रोल डलाने जा रहे हो तो बताना पड़ेगा 1 लीटर डलाना है, 2 लीटर डलाना है कि 3 लीटर डलवाना है। तो डिमांड हमेशा किसकी होती है बच्चों? क्वांटिटी की होती है। तो डिमांड के अंदर बेटा ये 3 बातें ध्यान रखना। हम सबसे पहले क्वांटिटी की डिमांड करते हैं और उसको डिमांड करने के लिए हमारे पास विलिंगनेस और एबिलिटी होनी जरूरी है। क्या बोला? विलिंगनेस और एबिलिटी होना कंपलसरी है। तो आओ बेटा फिल इन द ब्लैंक्स करें। बताओ पहला क्या आएगा वर्ड? नहीं, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी क्या होता है? इतनी भी इंग्लिश नहीं आती तो बताओ ना। हाँ, क्वांटिटी। तो डिमांड का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट कंज्यूमर्स आर डैश एंड डैश। गाली नहीं है ना, मतलब कुछ वर्ड लिखना है। अरे वाह। कंज्यूमर आर willing and able to buy at various prices over a period of time। ठीक है, चलो इसमें भी बेटा एक कहानी छुपी हुई है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब इसकी कहानी का मैं तुम लोगों को थोड़ा सा बेटा कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। कौन कौन कौन? अरे वाह बेटा, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। देखो बच्चों, आप लोग अभी 12वीं क्लास में तो एंटर करे ही हो, पर जो बच्चे पहले दिन से आ रहे हैं उन लोगों को एक कंसेप्ट ऑलरेडी आप लोगों से ज्यादा पता है जो आज से आना चालू करें। द डिफरेंस ऑफ स्टॉक एंड फ्लो।
तो मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी हम किसी वेरिएबल की स्टडी करते हैं तो उस वेरिएबल को स्टडी करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, वन इज स्टॉक एंड वन इज फ्लो। जब आप पॉइंट ऑफ टाइम स्टडी करते हो तो उसको स्टॉक कंसेप्ट बोला जाता है, जब तुम पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करते हो तो उसको फ्लो बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूं, बेटर समझ में आएगा, है ना। बच्चों ये क्या तारीख लिखी है मैंने, ठीक है, 22 फेब को बच्चों मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपीस थे, कितने, और कल कौन सा बीत गया, और 22 मार्च को मेरे खाते में 3.5 लाख रुपए है। ठीक है, तो चलो अभी सिर्फ बात करते हैं इसकी, सिर्फ इसकी। तो अगर मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि 22 फरवरी को आपके खाते में कितने पैसे थे, तुमने बोला 5 लाख रुपए, तो तुमने कोई इस वेरिएबल को स्टडी करने के लिए कुछ समय लगाया क्या? नहीं, मैंने तुमसे पूछा खाते में पैसा कितना, तुमने चेक करा मोबाइल में और सीधा क्या बता दिया, 5 लाख रुपए। ठीक है, तो 22 फरवरी को तुम्हारे खाते में कितना पैसा है, 5 लाख रुपए। तो ये क्या हो जाएगा, एक स्टॉक कंसेप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इसकी पढ़ाई तुमने कैसे करी, पॉइंट ऑफ टाइम। कैसे करा भैया, पॉइंट ऑफ टाइम। बोलो क्लियर। चलो अब कल की डेट का पूछता हूं, आपके बैंक अकाउंट में 22 मार्च को कितने पैसे थे, आपने बताया 3.5 लाख। तो ये भी तुरंत आंसर कर दिया, पॉइंट ऑफ टाइम आंसर करा। तो ये 3.5 लाख भी कौन सा कंसेप्ट हो जाएगा बच्चों, स्टॉक कंसेप्ट। 22 फरवरी से 22 मार्च में कितना पीरियड हो गया, 1 महीना। तो 1 महीने में तुमने कितना खर्चा कर लिया, 1.5 लाख रुपए। तो ये देखो आप लोगों का 1 मंथ का जो एक्सपेंस है वो आपने कितना कर दिया, 1,50,000। तो ये 1.5 लाख कितने महीने में खर्चा करा, 1 महीने में। तो ये जब तुमने इस चीज की स्टडी करी तो ये पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करी कि 1 महीने में मैंने 1.5 लाख रुपए खर्च कर दिए, 1 महीने में 1.5 लाख खर्च कर दिए, जिस वजह से ये क्या बन जाएगा बच्चों, एक फ्लो कंसेप्ट बन जाएगा। तो सवाल बस आपसे ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि डिमांड इज अ डैश कंसेप्ट, स्टॉक कंसेप्ट, फ्लो कंसेप्ट, बोथ स्टॉक एंड फ्लो, नन। आंसर करो। तो ये आप लोगों के सामने डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन में आंसर छुपा हुआ है। चलो कौन कौन बच्चे बोल रहे हैं फ्लो कंसेप्ट है, हाथ उठाना जरूरी है भाई, बहुत जरूरी। कौन बच्चे बोल रहे फ्लो कंसेप्ट है, लगभग सभी। कौन बच्चे बोल रहे स्टॉक कंसेप्ट है, हो सकता है वही सही हो, आप कहीं पे भी नहीं बेटा, बोथ। अच्छा कौन बच्चे बोल रहे हैं दोनों हैं, अब तो उठा हाथ। अच्छा फ्लो ही है, तो क्यों फ्लो है, क्योंकि बेटा इसकी डेफिनेशन देखो ना, आखिरी में क्या खत्म हो रही है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जब डेफिनेशन खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, क्या बोल रही है चिल्ला चिल्ला के, कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम मतलब मेरे को तुम स्टडी कैसे करोगे पीरियड ऑफ टाइम में, तो पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, फ्लो कंसेप्ट। तो देखो आज ही के दिन में हमने इतनी सारी बातें कर ली बेटा, कम से कम 10 एमसीक्यू तो इसमें से बन सकते हैं। तो डिमांड का मतलब क्या, डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस टू पे। फिर हमने एक डेफिनेशन बनाई, जो वांट पूरी हो गई वो डिमांड है, जो वांट पूरी नहीं हुई वो वांट ही है। तो इस पर डेफिनेशन क्या बनी, व्हेन द वांट्स आर बैक्ड बाय परचेजिंग पावर। जब उस वांट को परचेजिंग पावर का सपोर्ट मिल जाता है तो वो किस में बन जाता है, डिमांड में बन जाता है। पर एक डिमांड की फिर हमने एकदम शानदार डेफिनेशन देखी, तो क्या बोलेंगे, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट वेरियस प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से फिर हमको एक और चीज समझ में आ जाती है कि डिमांड कैसा कंसेप्ट होता है, कैसा कंसेप्ट होता है, फ्लो कंसेप्ट होता है बच्चों। ठीक है, चलो ये मैंने यहां समझा भी रखा है। स्टॉक का मतलब स्टूडेंट्स देखो क्या होता है, स्टॉक बोले तो मेजरिंग एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन फ्लो का मतलब क्या, मेजरिंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसलिए यहां पे बेटा हमने क्या मार्क बनाया है, डिमांड इज अ फ्लो कंसेप्ट। ये नोट्स आप लोगों को दे दिए जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, चलो अगेन बेटा मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, आप लोगों के फाउंडेशन के सिलेबस में जो इकोनॉमिक्स है
ऑल्दो इकोनॉमिक्स की हमने बुक भी बना रखी है, जिसमें पूरी मॉड्यूल की भाषा बस क्या करके दी हमने, थोड़ी अच्छे से बना के दी है। मैं आपको ढांचा भी दिखा दूंगा कैसे बना रखी है किताब हमने। और इस तरीके के बेटे हमारे पास हैंड रिटन नोट्स भी रहेंगे, है ना। तो शुरुआत जैसा आप लोगों को कंफर्टेबल रहे, मेरे हैंड रिटन नोट्स में भी आप लोगों को लगभग सारी चीजें कवर रहेगी, और बुक्स में भी आप लोगों को सारी चीजें कवर रहेगी। हाँ, बस बुक का बेटा एक प्लस पॉइंट ये रहेगा, हमारे पास बेटा उस पर्टिकुलर किताब के अंदर क्वेश्चंस भी रहेंगे। और आप लोगों को एक फीचर पता है बेटा, हमारे यहाँ का QR कोड है। रात के 3 बजे भी बच्चों अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है हमें फोन तो करोगे नहीं, है ना, है ना, नहीं करोगे ना। हाँ, अच्छी बात है, 3 बजे कौन करता है फोन, है ना। पर 3 बजे डाउट आया, डाउट सॉल्व होना भी उसी समय पे जरूरी है। तो हमारे बेटा किताब में QR कोड है, स्कैन करो, आपको हमारी चलती हुई वीडियो दिख जाएगी, राइट। तो मतलब हम यूं तो 24 आवर्स साथ नहीं है, पर यूं तो 24 आवर साथ है ना। चलो, हमारा देश बदल रहा है बेटा, आगे बढ़ रहा है। और ये किताब देख लो भाई एक बार, किताब भी ऐसी रंग बिरंगी बनाई है बेटा हमने, दिखा तो है ना। कुछ इस तरीके से बेटा आप लोगों की बुक रहेगी, राइट। और आप लोगों को थोड़े हैंड रिटन नोट्स का ढांचा भी दिखा देता हूं। कुछ इस तरीके से बेटा हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल रहेंगे, और ये दोनों ही चीजें आप लोगों को बेटा अवेलेबल मैं करवा दूंगा। अरे क्लियर है क्या, है ना। अब देखो जैसे इसमें है ना, ये जगह जगह पे दिल बने, तो मैंने नहीं बनाया नोट्स, है ना। ये तुम लोग एकदम पूकी मत समझना मेरे को, तो ये नोट्स मेरे नहीं बनाए हुए, अभी वाले जो चल रहे बेटा वो मेरे बनाए हुए। जहां पे बेटा ऐसे कुछ चीजें दिख गई ना तुम लोगों को, बताता हूँ। ये देखो ऐसी चीजें, या ये ऐसी चीजें तो समझ जाना बेटा ये मेरी बुक की पहचान है ना। तो मेरे वाले नोट्स तुमको दिख जाएंगे बेटा, एकदम मीम मटेरियल की किताब रहती है अपनी। मैं कोशिश पूरी करता हूँ जहां बेटा मीम जोड़ पाए अपन वहां जोड़ देते हैं, रिलेट करते हैं बेटा, है ना। बस इससे और कोई बेटा मेरा मेन मोटिव नहीं है। चलो थोड़ा सा पढ़ ले और आगे। है मन आप लोगों का आज, क्यों नहीं है भाई, चलेगा ना। थोड़ा सा पढ़ लेते, थोड़ा थोड़ा सा, अरे थोड़ा सा। सर अकाउंट्स के लिए 2 टीचर हैं बेटा। जो बच्चे अभी ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, ये वाली जो फाउंडेशन की बैच है ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो 12th क्लास के साथ सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों के बेटा जो सिलेबस में 12th के साथ फाउंडेशन वाला बेटा जो सिलेबस है, उसमें एक ही सर आपको पढ़ाएंगे पूरा अकाउंट्स, और उन सर का नाम है बेटा प्रोफेसर निखिल शुक्ला। तो वही बेटा आप लोगों को पूरा अकाउंटेंसी पढ़ाएंगे। वॉइस इज नॉट कमिंग, आ रही होगी बेटा, सुन के देखो एक बार। चलिए एक पॉइंट और देख लेते हैं ना, थोड़ा सा डिस्कशन। बसते बसते बंद कर दिया तुमने, थोड़ा सा पढ़ लेते बेटा। मैं चाह रहा हूं कि पहले दिन ऐसा रिलैक्सेशन मिल जाएगा ना, तो तुम लोग फिर हमेशा एक्सपेक्ट करने लग जाओगे। और पिछली बैच में मैंने यही गड़बड़ी करी थी, मैं हमेशा 50 मिनट में क्लास छोड़ देता था, पता नहीं क्यों दया आ जाती थी मेरे को। तो इस बार मैं दया बेटा बिल्कुल नहीं करने के मूड में हूं, है ना। ऑल्दो हमारे पास समय बहुत सारा है बेटा, पर ठीक है ना यार, बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस में करेंगे। पर आज कोई जाना है किसी को बेटा, किसी को बहुत अर्जेंट काम है, मतलब सर ट्रेन छूट जाएगी ऐसा कुछ बेटा, बस छूट जाएगी, बात तो एक ही बेटा। कहाँ से आती है बेटा, मतलब कितने बजे आती है बस, डॉट आ जाती है 7:30 बजे, और अगली ओ माय गॉड, अगर बाय चांस मैंने कभी 7:45 तक पढ़ा दिया, फिर घर कैसे जाएगी। हाँ अच्छा, है ना ऑप्शन। हाउ यू आर यूजिंग द स्केर्स रिसोर्सेस इज इकोनॉमिक्स बेटा। कोई बात नहीं, आज 7:45 तक पढ़ाएगा तुम्हारा भाई, है ना। चलो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड्स, है ना। सिर्फ एक पॉइंट पढ़ाऊंगा फिर चले जाना बस, ठीक है। चलो, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब मैं आपको इसका दूसरा भी मीनिंग बता देता हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड।
तो मतलब ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसकी वजह से डिमांड अफेक्ट हो जाती है। मतलब कोई कोई ऐसे फैक्टर्स होते हैं बच्चों मार्केट में कि उन फैक्टर्स में अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो इससे हम लोगों की कंज्यूमर की डिमांड क्या हो जाती है, कम ज्यादा हो जाती है। तो अभी उन कारणों के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने क्लास 11th में जब ये टॉपिक पढ़ा था तो हार्डली 5-6 फैक्टर्स पढ़े थे। मैं आपको सिर्फ गिनाना चाहता हूं कितने यहाँ पे 10 हैं। तो हमको बस डबल करना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे पॉइंट्स है बेटा जो आप लोगों ने आपकी 11th क्लास में मैं गारंटी देता हूं नहीं देखे होंगे। ठीक है, चलो प्लीज। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे डिमांड अफेक्ट होता है, बताओ। चलो पहला तो देख ही दिया होगा, मत देखना लेकिन अब बताओ भाई, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे डिमांड अफेक्ट हो जाता है। मैं पहला बोल रहा हूं, प्राइस। अगर कोई प्राइस सस्ती मिल जाती है तो हम डिमांड ऊंची कर देते हैं, और अगर प्राइस ऊंची हो जाती है तो हम डिमांड नीची कर देते हैं। यही सुना है आप लोगों ने। इसके अलावा बेटा कोई ऐसे पॉइंट्स, एक मिनट एक एक करके। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, ठीक है, इनकम से क्या होता है वैसे इन जनरल जानना चाह रहा हूं मैं। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, सब ऐसा ही बोलते हैं और गलत बोलते हैं। हाँ आगे है गलत थोड़ा सा उसमें। प्राइस ऑफ, कौन बोला, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, एंड प्रेफरेंसेस जी। सीजन एंड वेदर हम लोगों ने 11th क्लास में तो नहीं देखा था, पर आपके सिलेबस में दे रखा है, तो कंसिडर्ड। सीजन वेदर से भी डिमांड अफेक्ट होती है। गवर्नमेंट पॉलिसी भी हमको 11th क्लास के सप्लाई में दे रखा था लेकिन डिमांड में नहीं था, पर यहां पर हमको दे रखा है, तो कंसिडर। यस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, कौन बोला, सही है बेटा, ये भी अपने सिलेबस में है। किस चीज का बेटा, नहीं उस एज सच बेटा कोई यहाँ पे बात नहीं दे रखी है। ड्यूरेशन ये इलास्टिसिटी वाले में दे रखा है, पर डिमांड का ड्यूरेशन से कोई फिलहाल लेना देना नहीं है। एनीवन, और इसके अलावा पॉपुलेशन साइज, वेरी नाइस। इसके अलावा ठीक है, तो एक बार सबके नाम देख लेते भाई, देख लो। एक है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर। कुछ नया मिला, तुम इनकम बोलते हो, अभी क्या है, डिस्पोजेबल इनकम। कुछ तो बात है बेटा, अलग ही लेवल का आदमी है। चलो, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, तो इसमें 3 इफेक्ट दे दिए, नाम पढ़ पा रहे हो, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट और वेबलन इफेक्ट। पर ये क्या चीज है यार, बताऊंगा ना बेटा, आज ही बता दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा ना इतना। फिर उसके बाद फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, पॉपुलेशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल इनकम, क्रेडिट फैसिलिटी एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, सीजन वेदर तो अपन ऐसे ऊपर से पढ़ लेते हैं क्योंकि कुछ ज्यादा बेटा मेंशन करने की उसमें बात नहीं है। ठीक है, चलो, तो इन फैक्टर्स के बारे में जो चर्चा है वो हम कल से ही शुरू करेंगे। टिल देन सभी को बाय बाय, सभी को शुभ रात्रि, अच्छे से नींद करना बेटा। और मोटिव तुम लोगों ने बिल्कुल सही बनाया है, अब पास हो गई छोड़ेंगे बेटा, है ना, सब एक अटेम्प्ट में ही होंगे अब तो। चलिए, सभी को टाटा बाय बाय।